नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंशुल कादियान। वक्त है 12 बजे का और 12 बजे न्यूज स्टेट आपके लिए लेकर आए एकदम नया शो। इस नए शो में 12 बजे तक की सभी अहम खबरें शामिल हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है, जिसमें आपके गांव, शहर और प्रदेश की 12 बजे तक की सभी बड़ी खबरें रहने वाली हैं। तो चलिए आइए चलते हैं 12 की 12 ब्रेकिंग की तरफ। बारसेदेवा की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। बारसेदेवा ने सरेंडर को लेकर के कई राज जो है वो खोले हैं। पुलिस ने किया था गिरफ्तार। आपको जानकारी दे दें कि बारसेदेवा की तरफ से इस तरीके की बात जो है वो निकल करके सामने आई है कि पुलिस ने किया था गिरफ्तार, सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर के सरेंडर किया। तो बारसेदेवा की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है, पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं बल्कि बारसेदेवा की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर के सरेंडर जो है बारसेदेवा ने किया। आपको जानकारी दे दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही बारसेदेवा ने अपने 40 नक्सली साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया था और उसके बाद से ही लगातार बारसेदेवा से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। हिडमा केस को लेकर के भी हिडमा के बाद हिडमा को जिस तरीके से मुठभेड़ के दौरान मारा गया था, उसके बाद बारसेदेवा का आत्मसमर्पण अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और माना जा रहा था कि बारसेदेवा के आत्मसमर्पण के बाद कहीं ना कहीं नक्सलवादी क्षेत्रों में अब रोक लगेगी और नक्सली जो है वो खुद अब निकल करके बाहर आएंगे, आत्मसमर्पण करेंगे और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। लगातार कई नक्सली जो है वो सरेंडर कर चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकुश जो है वो जुड़ चुके हैं। अंकुश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, बारसेदेवा से लगातार पूछताछ हो रही है, कई खुलासे जो है बारसेदेवा की तरफ से किए गए और अब भी एक बड़ा दावा किया। देखिए, देश भर से नक्सलवाद खात्मे को लेकर जो संकल्प लिया गया है उसकी तरफ अब देश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इलाका शामिल रहा है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में कई बड़ी घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया। माड़वी हिड़मा की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े कैडर का नक्सली वो रहा है। हालांकि माड़वी हिड़मा मारा गया है, लेकिन दूसरे नंबर पर जो बारसेदेवा है, बारसेदेवा वो नक्सली है जो छत्तीसगढ़ में काफ़ी खूंखार नाम माना जाता है। और छत्तीसगढ़ में जो झीरम घाटी हमला हुआ था, उस झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड बारसेदेवा था। काफ़ी लंबा समय लगा, लेकिन बारसेदेवा जो है उसने भी अब आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण करने के साथ साथ उसने स्पष्ट तौर पर बताया है कि सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर उसने आत्मसमर्पण किया है। कुछ ही समय पहले 40 साथियों के साथ बारसेदेवा ने हथियार डाले थे। अब उम्मीद है कि जो झीरम घाटी घटना छत्तीसगढ़ में हुई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया था, उसका राज से पर्दा उठेगा। अब तक ये एक राज ही रहा है कि आखिर उस घटना के पीछे की वजह क्या थी, घटना में कौन कौन शामिल था और उस घटना को अंजाम देने के लिए कितने नक्सलियों ने कितने हथियारों के साथ कब से ये प्लानिंग की थी। उस बात से पर्दा उठने की उम्मीद अब बारसेदेवा के आत्मसमर्पण के बाद जताई जा रही है। झीरम घाटी की घटना से पर्दा उठने की उम्मीद के साथ साथ ये ज़रूरी भी है क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि झीरम घाटी घटना में कौन शामिल था। इस पूरे विषय पर बड़ी राजनीति भी होती रही है और अभी बारसेदेवा के सरेंडर के बाद भी छत्तीसगढ़ में राजनीति जो है वो थमते हुए दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन बारसेदेवा ने जिस तरीके से दावा किया, बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, गोहलपुर इलाके में ऑटो चालक की हत्या का मामला सामने आया। शांतिनगर में घर से बुला करके बदमाश जो है वो लेकर गए थे। आपको जानकारी दे दी कि दमोह नाका बस स्टैंड के पास इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। सिर पर पत्थर से हमला करके मौत के घाट उतारा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, हत्या का मामला सामने आया है, ऑटो चालक की हत्या की गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, सुबह सुबह प्रकाश सहिरवार नाम की युवक को घर में 2 लोग पहुंचते हैं और उसे बुलाते हैं कि कहीं चलना है और उसे ले जाकर जो है सिर पर पत्थर पटक कर काफी दर्दनाक हत्या उसकी कर दी जाती है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। और पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो गोहलपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उसने शव को पंचनामे के लिए भेज दिया। आपको बता दें इसमें आरोपी कौन थे, इस बात का पता साजी पुलिस कर रही है, क्योंकि जब वो घर आए थे तो मृतक की माँ थी। मृतक की माँ से उसने उसका नाम पूछा
उसने बताया कि अंदर है, तो बुला के वो ले गया और सिर में पत्थर पटक के हत्या कर दी। लेकिन हत्या की वजह ये क्या है अभी तक जानकारी नहीं मिली। और गोलकपुर पुलिस की लगभग 5 टीमें जो है लगातार आरोपियों की पतासाजी कर रही है। आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है और पुलिस इस मामले की पूरी जांच में जुट गई है। ठीक है अमित, देखिए पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ इस तरीके की जानकारी निकल करके सामने आई है कि ऑटो चालक का, मृतक का कुछ दिनों पहले किसी से कोई विवाद हुआ हो, कहीं कहाँ सुनी हुई हो? सारे एंगलों की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक मृतक बताते कि काफी सीधा साधा था। ऑटो की ड्राइवरी वो करता था, ऑटो चालक था, जिसका ऑटो मिलता था वो चला लेता था। और आसपास के जो लोगों से हमने बात की तो उसका कहना है कि सीधा साधा आदमी था, कभी इसका किसी से विवाद नहीं होता था। लेकिन ये इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे दिया, इसके पीछे वजह क्या थी, ये जल्द ही पुलिस की खुलासे में सामने आएगा। चलिए ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए हत्या का मामला सामने आया, बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे कुछ बदमाश घर पर पहुंचते हैं, घर से ऑटो चालक को बुलाकर ले जाते हैं और उसके बाद सिर पर पत्थर से हमला करके मौत के घाट जो है उतार देते हैं। पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तमाम सीसीटीवी जो है वो खंगाली जा रहे हैं, पड़ोसियों से भी बातचीत जो है वो की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की हाल फिलहाल में मृतक का किसी के साथ कोई विवाद हुआ था क्या। नर्मदापुरम से बड़ी खबर आपको बता दें, फैक्ट्री में महिला सफाई कर्मी के ऊपर गिरा है स्लाइडिंग गेट। बताया जा रहा है कि झाड़ू लगाते समय जो है ये हादसा हुआ है। झाड़ू लगाते समय स्लाइडिंग गेट महिला के सिर पर आकर गिरा है। सर फटने की वजह से महिला सफाई कर्मी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। मृतका की पहचान अंशु के रूप में हुई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, झाड़ू लगाते समय स्लाइडिंग गेट महिला के सिर पर आ गिरा। स्लाइडिंग गेट इतनी जोर से महिला के सिर पर गिरा कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। महिला का बताया जा रहा है कि सिर फट गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राहुल, ये किस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटा है? घटना कल शाम की है, जब एक एग्रो फैक्ट्री में एक सफाई कर्मी जो महिला थी वो बिना सुरक्षा इंतजाम के काम कर रही थी और इस दौरान एक स्लाइडिंग गेट जो लगभग 4 क्विंटल से ऊपर का था, 400 किलो से ऊपर का था, वो उसके सिर पे आकर गिरा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पर अन्य जो उसके कर्मी थे वो लेकर गए उसे अस्पताल, पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जो डॉक्टर हैं उन्होंने पोस्टमार्टम किया है और पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी। ठीक है राहुल, देखिए पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि अचानक से स्लाइडिंग गेट महिला के ऊपर कैसे गिरा? देखिए ये तो संदेह की बात है, पुलिस भी। चलिए ठीक है, राहुल से संपर्क टूट गया है। आपको जानकारी दे दें कि ये महिला सफाई कर्मी जो है झाड़ू लगा रही थी, साफ सफाई का काम कर रही थी। अचानक से स्लाइडिंग गेट जो है महिला के सिर पर आकर के गिरता है, जिसकी वजह से महिला का सिर पूरी तरीके से फट जाता है और महिला मौके पर ही दम तोड़ देती है। हालांकि लोग जो है महिला को अस्पताल लेकर के भी पहुंचे थे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान अंशु के रूप में हुई है। जानकारी मिल रही है कि फैक्ट्री में महिला काफ़ी लंबे वक्त से काम कर रही थी, सफाई कर्मचारी के तौर पर वहां पर काम कर रही थी। बैतूल से बड़ी खबर आपको बता दें, रिटायर्ड बैंक अधिकारी को बनाया है डिजिटल अरेस्ट। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि बुजुर्ग से 23,50,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बैंक लोन लेने के लिए पहुंचा और इस दौरान बुजुर्ग को जो है ठगी का शिकार बनाया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। बैंक मैनेजर के शक होने पर पुलिस को दी गई सूचना। उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू की गई थी। हालांकि ये गनीमत रही कि तुरंत ही जैसे ही बैंक मैनेजर के को शक होता है, तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल शुरू करती है, पूछताछ की जाती है। बैतूल से बड़ी खबर सामने आई है, रिटायर्ड बैंक अधिकारी को बनाया डिजिटल अरेस्ट। बुजुर्ग से 23,50,000 रुपए की ठगी जो है वो की गई है। अभी तक इस तरीके की जानकारी निकल करके सामने आई है। बैंक लोन लेने के लिए बैंक पहुंचा था बुजुर्ग और इसी दौरान बताया जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम घटा है। बैंक मैनेजर के शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। फरियादी के द्वारा थानागंज आकर ये शिकायत की गई थी कि उनके साथ डिजिटल अरेस्ट के नाम पर वित्तीय धोखाधड़ी की गई है।
जिसमें साइबर ठगों के द्वारा लगभग 23,50,000 रुपये का फ्रॉड उनके साथ किया गया है। और साइबर ठग और भी उनसे पैसे मांग रहे थे, उनको लगभग 3 से 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। और जब उनसे ये बोला गया कि उनके पास जो गोल्ड है वो 2 नंबर का है और उसकी भी वो जांच करना चाहते हैं, तो उसका लोन करा के उसका पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। जब फरियादी बैंक जाते हैं और अपना गोल्ड लोन के लिए वो अप्लाई करते हैं वहाँ पे, तो जो वहाँ पे ब्रांच मैनेजर थे उनको डाउट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे भी वो डिजिटल अरेस्ट थे और उनकी कॉलिंग चल रही थी। तो ब्रांच मैनेजर के द्वारा तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस वहाँ पहुँचती है और फरियादी के नंबर से 1930 पे कंप्लेन की जाती है। तो इस तरह उनके जो गोल्ड लोन के द्वारा जो पैसे जाने वाले थे उसको पुलिस के द्वारा बचाया गया। में अपराध पंजीकृत किया जा चुका है, अब आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, रंगदारी मांगने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों में 10,000 का इनाम में भी शामिल बताया जा रहा है। 3 दिन पहले ही बस संचालक से मांगी थी रंगदारी, चालक परिचालक और सवारियों के साथ की थी मारपीट। आरोपियों ने पुलिस को सूचना दी थी और उसके बाद जानकारी मिल रही है कि पुलिस लगातार जो है इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। तमाम सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे थे, चप्पे चप्पे पर नजर पुलिस की टीम की थी। आरोपियों में पुलिस पर हमला करने वाला बदमाश भी शामिल बताया जा रहा है और एक 10,000 का इनामी बदमाश भी शामिल बताया जा रहा है। 2 आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, एक यूं कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 6 बदमाश वो हैं जिनके नाम काफ़ी ज़्यादा केस दर्ज है। एक बदमाश पर 10,000 के इनाम की घोषणा है। 2 बदमाश ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की। हालांकि 2 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इनके इस गिरोह में अगर और भी सदस्य शामिल हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इन बदमाशों ने हाल फिलहाल में ही बस संचालक से रंगदारी की थी। बस चालक, परिचालक और सवारियों के साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की और अब 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ उपेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, कब इन बदमाशों ने चालक परिचालक के साथ मारपीट की गई थी? ये लगभग 4 दिन पहले की घटना है, जब ये खाटू श्याम जी एक बस जा रही थी। उस बस को इन्होंने सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगापुर हनुमान मंदिर के आगे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर रोका और ये आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाश थे, जिन्हों के लाठी डंडों से चालक को उतार कर मारपीट की। जिन सवारियों ने विरोध किया उनके भी साथ अभद्रता की गई, वहीं परिचालक की भी मारपीट की गई। ऐसा एक घटनाक्रम इन्होंने इसी बस मालिक के दूसरी बस से भी के चालक के साथ भी किया था और काफी दमंगता से कि यहाँ बस चलाना है तो टेरर टैक्स देना पड़ेगा। इस बात को लेकर इनमें विवाद पुलिस द्वारा बताया गया है और वहीं इनमें से जो हमलावर बदमाश थे उनमें से एक 10,000 रुपए का इनामी है जिसने ग्वालियर पुलिस का हमला किया था। वहीं कुछ और भी इनमें बदमाश हैं जो आदतन अपराधी हैं। तो इनके द्वारा जब बस चालक की मारपीट की गई, परिचालक की गई, तो वहाँ एक दहशत का वातावरण किया गया और कई बस मालिकों को उन्होंने धमकी भी दी गई। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस ने इनसे बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसमें से 6 बदमाशों को पकड़ा है और पुलिस का कहना है कि बदमाशों को उपेंद्र कहां से पकड़ा गया है? और अभी बताया जा रहा है कि 6 बदमाशों को पकड़ा, ये माना जा सकता है कि इनके साथ और भी सदस्य शामिल रहे होंगे? जी बिल्कुल, जैसे 8 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें से 2 बदमाश अभी फरार हैं, लेकिन जो 6 को बदमाश पकड़ा गया है वो जनकपुर रोड के पास से ही पकड़ा गया है। यानी जहाँ से ये बदमाश रहने वाले हैं उन्हें गांव के आसपास ही हाईवे के किनारे से इनकी गिरफ्तारी 2 दिवस पूर्व की गई है और कल इनको न्यायालय में पेश किया गया। जिनमें से जो आदतन बदमाश थे उनमें उनका पुलिस रिमांड दिया गया है न्यायालय द्वारा और पुलिस पूछताछ करेगी कि इनके द्वारा और कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, वहीं इनके पास कौन कौन से हथियार हैं जिनके दम पर ये घटनाओं को अंजाम देते हैं। वहीं जो 4 बदमाश थे उनको न्यायालय में भेज दिया गया। चलिए ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कार्तिक मेला ग्राउंड में 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। 2 पक्षों में जमकर के लाठी डंडे चले। इतना ही नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि पथराव भी हुआ है।
पहले कहा सुनी, फिर लाठी डंडे और फिर पथराव तक बात पहुंच गई है। 3 थानों की पुलिस ने वहां पर पहुंच करके हालातों पर काबू पाया। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों को मेला ग्राउंड खाली करने के लिए भी कहा है और इसी के साथ महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर के बताया जा रहा है कि ये मारपीट शुरू हुई। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गोपाल जुड़ चुके हैं। गोपाल, किस वक्त जो है मेला ग्राउंड में इस तरीके की हाथापाई शुरू हुई और क्या वजह रही इसके पीछे? जी बिल्कुल, ये उज्जैन का कार्तिक मेला ग्राउंड है जहाँ पर ये पारधी समाज और जो खंजर समाज जो होते हैं ये दिन में अपने काम के लिए जाते हैं और शाम को यहीं डेरा डाले, तंबू डाले या रुकते हैं रात में। लेकिन शाम के समय हुआ ये कि दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद इन दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद इनमें लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई है। हालांकि हालत को काबू कर लिया गया है। वहां पर जो नजदीकी जो थाना था वहां का जो बल आया और बल ने आकर पूरे हालत पर काबू किया गया है। इस दौरान मतलब कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन शिकायत न होने के कारण अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जो भी इसमें कार्रवाई होना है उस कार्रवाई को करने की बात कह रही है। ठीक है गोपाल, देखिए पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई इसमें की जाएगी। पथराव हुआ है, मारपीट हुई है, क्या पथराव और मारपीट के दौरान किसी के घायल होने की, चोटिल होने की खबर? जी बिल्कुल, इसके अंदर जिस प्रकार से लाठी डंडे और पथराव हुआ है इसमें 2-3 लोगों का घायल हुए हैं जिनको प्राथमिक उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया था जहां उनका उपचार किया गया है। और वहीं अभी तक कोई गंभीर अवस्था में कोई घायल जैसी स्थिति अभी तक आई नहीं है सामने। तो क्या घायलों की तरफ से भी कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई? जी नहीं, अभी तक किसी प्रकार से, क्योंकि पुलिस का जो कहना है कि अभी तक कोई भी शिकायत ही उनके पास आया नहीं है जिस पर कि शिकायत की जाए। हालांकि ये है इनका रोज का काम रहता है, क्योंकि वहां पर जो कार्तिक मेला ग्राउंड में जिस तरह से तंबू लगाकर रह रहे थे लोग, तो अब पुलिस उनको भी वहां से हटाने की फिराक में और वहां से उनको हटाया जा रहा है ताकि फिर से इस तरह की कोई घटना को अंजाम न दे पाए। चलिए ठीक है गोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए 2 पक्षों के बीच जो है वो मारपीट का मामला सामने आया। हालांकि किसी भी पक्ष की तरफ से अभी कोई शिकायत जो है वो दर्ज नहीं करवाई गई है। हालांकि एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जो है पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। इस मारपीट के दौरान कई लोग घायल हुए, घायलों को अस्पताल में एडमिट करवा दिए गए, इलाज चल रहा है। शहडोल में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बंद कोयला खदान में लापता टिपर ऑपरेटर का शव मिला है। बताया जा रहा है कि 3 महीने के बाद बरामद हुआ है शव। कंकाल में तब्दील हुआ है टिपर ऑपरेटर का शव, क्योंकि काफी महीनों बाद जो है वो मिला है। 3 महीने बताए जा रहे हैं, 3 महीने बाद शव बरामद किया गया है। हमने अपने खास कार्यक्रम में आवाज उठाई थी और लेकर रहेंगे न्याय कार्यक्रम में इस पूरे मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था, आवाज उठाई थी। 11 अक्टूबर को मिट्टी फिलिंग के दौरान हुआ था हादसा। हादसे के बाद से ही लापता था टिपर ऑपरेटर अनिल कुशवाहा का और उसके बाद अब 3 महीने बाद अनिल कुशवाहा का शव बरामद हुआ है, जो कि कंकाल में तब्दील हो चुका है। जल स्तर कम होने पर रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू टीम को शव मिला और उसके बाद शव को बाहर निकाला गया। लेकर रहेंगे न्याय कार्यक्रम के बाद प्रशासन जागा। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश के 6,50,000 हैंडपंपों की अब जांच की जाएगी। जल स्रोतों की हर महीने सफाई के भी निर्देश दे दिए गए हैं ताकि कहीं पर भी दूषित जल जो है वो ना पहुंचे। पीएचई विभाग की तरफ से तैयार की गई है नई एसओपी। उसी नई एसओपी के तहत अब कहा जा रहा है कि हैंडपंप जो है उनकी भी जांच की जाएगी। जल स्रोत की हर महीने सफाई के निर्देश भी दिए गए हैं। दूषित पेयजल की शिकायत पर 24 घंटे में निराकरण भी होगा। प्रदेश भर में जारी किए गए हैं निर्देश। 20 जनवरी तक विशेष अभियान चला करके जांच की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अतुल जो है फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या कुछ जानकारी है जो नई एसओपी जारी की गई, उसमें क्या क्या निर्देश है? देखिए, सबसे पहले तो यही निर्देश है कि समय समय पे जो भी स्रोत हैं उनकी जांच की जाए और साफ सफाई की जाए। इसके अलावा क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 6,50,000 से ज्यादा हैंडपंप है, उसमें पे इसकी शिकायत मिलती रही है कि हैंडपंप से दूषित जल आता रहा है। कई बार मटमैला और कई बार पानी से मिला हुआ जल लोगों को पीने में मजबूर हुआ है। इसको लेकर पीएचई डिपार्टमेंट ने भी जो है अपने गाइडलाइन तय कर दी गई है। 20 तारीख तक पूरा अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में तमाम ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में जहाँ हैंडपंप है उनका ऑडिट किया जा रहा है और खासतौर पर साफ सफाई की जाएगी। और जिस तरीके से ये भी कहा गया है कि अगर कहीं से भी पेयजल को लेकर अगर शिकायत आती है तो उसकी 24 घंटे के अंदर निराकरण करना होगा। क्योंकि एक दौर था, एक समय था, हम देखे थे इस तरीके से इंदौर में जो घटना हुई इसमें लगातार लोग ये कह रहे थे कि लंबे समय से वो शिकायतें कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों के सर पे जूद नहीं रह रहे थे। इसके कारण का बड़ा हादसा हुआ है।
ऐसे में अब नगर निगम या पीएचई के तमाम जो अधिकारी हैं जिनका सीधा असर जो है लोगों के पे जल से पड़ता है, उन तमाम अधिकारियों विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी शिकायत आती है तो उसका निराकरण आपको जल्द से जल्द करना अतुल, देखिए पड़ेगा। जैसा कि अब कहा जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर जो है शिकायत का समाधान किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। पहले भी लगातार शिकायतें की गई थी, उनका भी निराकरण नहीं हुआ था। तो क्या इस तरीके के निर्देश भी दिए गए हैं कि शिकायत कहां पर करनी है, जिसके बाद तुरंत एक्शन लिया जाएगा? देखिए, चूंकि अलग अलग विभाग का अलग अलग तरीके से पेय स्रोत हैं, जैसे अगर हम नल की बात करें तो नगर निगम से आते हैं, या फिर पंप की बात करें तो ये पीएचई विभाग के अंदर आते हैं। तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग जो है जगह पर विभाग के अंदर ये शिकायत की बात की गई है। और खासतौर पर चूंकि 112 तो सीएम हेल्पलाइन ही स्पष्ट तौर पर दी गई है। खासतौर पर अगर इसमें किसी प्रकार की शिकायत होती है तो उसका निराकरण जल्द से जल्द करने के आदेश पहले से भी है। और इसके अलावा चूंकि शहरी क्षेत्रों में जो पेय पदार्थ का जो रहता है, चलिए ठीक है, तो अब निर्देश तो दे दिए गए हैं कि 24 घंटे में समाधान होगा। अब कितना इंप्लीमेंटेशन होता है इस पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बेमित्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बताया जा रहा है कि गाडाडीह धान खरीद केंद्र पर प्रशासन की दबिश। बेमित्रा से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रशासन की दबिश जो है देखने को मिल रही है। मानकों की कमी के साथ मिले धान, पुराने धान को नए धान के साथ मिक्स कर खपाने की तैयारी यहां पर चल रही है। खरीद केंद्र में धान से भरे हुए 10,000 बोरे सील कर दिए गए। सूरज साहू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूरज, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ठीक है, सूरज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सूरज से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। यूं कह सकते हैं कि पुराने धान को नए धान के साथ मिक्स करने की यहां पर तैयारी चल रही थी। हालांकि ये रहा कि इसकी जानकारी पहले ही मिल गई है और ऐसे में धान से भरे हुए 10,000 बोरों को सील कर दिया गया। खरीद केंद्र के परिवहन पर भी रोक लगा दी गई है। इस तरीके की अपडेट जो है वो मिल रही है। प्रशासन की दबिश यहाँ पर देखने को मिली है। जैसे ही प्रशासन को भनक पड़ी, प्रशासन की एक टीम मौके पर पहुंचती है, जायजा लिया जाता है और तमाम जो अनियमितताएं पाई गई हैं उसे लेकर के फटकार लगाते हुए भी टीम जो है वो नजर आई है। बताया जा रहा है कि कई बोरों को सील भी कर दिया है। गाडाडीह धान खरीद केंद्र पर प्रशासन की दबिश, मानकों की कमी के साथ मिले हैं धान, पुराने धान को नए धान के साथ मिक्स करके खपाने की तैयारी यहां पर चल रही थी। खरीद केंद्र में धान से भरे हुए 10,000 बोरे सील करने का काम प्रशासन की टीम की तरफ से किया गया है। खरीद केंद्र के परिवहन पर भी रोक लगा दी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। खरीद केंद्र पर प्रशासन की टीम पहुंची, दबिश दी गई। इस दौरान पूरी जांच पड़ताल वहां पर की गई। तमाम जो अनियमितताएं नजर आई उस पर को ध्यान में रखा। मानकों की अनदेखी जो वहां पर चल रही थी उसको भी ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला भी यहां पर लिया गया और बताया जा रहा है कि खरीद केंद्र के परिवहन पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं बल्कि 10,000 बोरे सील कर दिए गए हैं। जांजगीर चांपा के अकलतरा नगर पालिका की अध्यक्ष को नोटिस जारी करना इतना नागवार गुजरा कि वो नगर पालिका के सीएमओ पर भड़क उठी। इतना ही नहीं, जमकर के खरी खोटी तक सुना डाली है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ से आप अपना बोरिया भी सरपान लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेट के बीच तनातनी का मामला सामने आया है, जिसके तहत जांजगीर चांपा के नगर पालिका अकलतरा की अध्यक्ष दीप्ति रोहित सारथी की नाराजगी का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस वायरल वीडियो में नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति रोहित सारथी सीएमओ को फटकार लगाते हुए नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि नोटिस मिलने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति रोहित सारथी भड़क गयी और सीएमओ को जमकर खरी खोटी सुना डाली। अब आइए हम आपको सुना देते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा क्या है। जो सम्मानित व्यक्ति है, आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं अनियमितता का। आप क्या अनियमितता कर रहे हैं? खोलू कौन, बताऊं? सारे रिकॉर्ड दीजिए, इनका मैं पूरा बताती हूँ। बोलो। आप लोग जब अपराधी को आप आने की अनुमति देते हैं, बुला के काम लेते हैं और एक सैनिक का अपमान करते हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ से आप अपना बोरिया भी सरपान लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम आपको बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला था क्या। नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति रोहित सारथी ने सीएमओ को फटकार लगाई है। नोटिस मिलने के बाद भड़की नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति रोहित सारथी। नगर पालिका अध्यक्ष के पति को सीएमओ ने नोटिस दिया था। बैठक में दखल देने का आरोप लगाते हुए सीएमओ ने नोटिस थमाया था। नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति सारथी के पति है एक्स आर्मी मैन।
नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति सारथी ने भी सीएमओ पर आरोप लगाया है। अध्यक्ष ने सीएमओ पर सैनिक का अपमान करने का आरोप लगाया है। निर्दलीय चुनाव जीतकर आई हैं अकलतरा नगर पालिका की अध्यक्ष दीप्ति। नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति सारथी ने न सिर्फ सीएमओ को फटकार लगाई, बल्कि अपने पति जो कि एक्स आर्मी मैन है, उनका भी अपमान करने का आरोप भी लगा दिया है। आपको बता दें कि दीप्ति निर्दलीय चुनाव जीतकर आई हैं। नगर पालिका अकलतरा की अध्यक्ष दीप्ति रोज सारथी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अकलतरा नगर में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जांजगीर चांपा से संजय यादव के साथ टीम न्यूज स्टेट। उधर छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा बैन। प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा बैन। बताया जा रहा है कि एसयूडीए ने सख्त गाइडलाइंस जो है इसे लेकर के जारी कर दी है। नियम तोड़े जाने पर भरना होगा भारी जुर्माना। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों को नोटिस जो है वो जारी कर दिया है और सीधे तौर पर यही कहा गया है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया या फिर यूज किया प्लास्टिक का तो उसके बाद जुर्माना भी भरना होगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ये निर्देश जो है वो जारी किए गए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। भोपाल में 10 साल का टूटा है रिकॉर्ड। आधा प्रदेश कोहरे की चपेट में आ चुका है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही हवाओं ने मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का एहसास करा दिया है। मध्य प्रदेश के कई जिले कोहरे की चपेट में आ चुके हैं और मौसम विभाग आने वाले दिनों में चेतावनी जारी कर रहा है। ठंड की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। राजगढ़ जिले में प्रदेश का सबसे ठंडा रात रही, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर महज 2 डिग्री पर पहुंच गया। शहडोल के कल्याणपुर में 2.8 और शाजापुर में 3.7 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी भोपाल में भी ठंड में पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। एक बार फिर से तापमान यहाँ का 3.8 डिग्री तक लुढ़क गया और इसके बाद कड़ाके की ठंड के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे तक इसी प्रकार की स्थिति बनेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सुबह का वक्त है और आपको तस्वीरों में धुंध नजर आ रही होगी। इसके अलावा दतिया, ग्वालियर, छतरपुर में घना कोहरा छाए रहने का भी के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिसके कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। तो वहीं राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में स्कूल की जो टाइमिंग है वो बढ़ा दी गई है। 9 बजे के बाद स्कूल लगाने के निर्देश कलेक्टर ने जारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं चिकित्सक सलाह दे रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग वॉक से बचें और खासतौर पे शुगर और हार्ट के जो पेशेंट हैं वो 8 बजे के बाद ही मॉर्निंग वॉक पे जाएं, गर्म कपड़ों का सहारा लें और इसके अलावा समय पे अपनी दवाई लेते रहें। तो वहीं मौसम विभाग आने वाले 48 घंटे तक मध्य प्रदेश के अंदर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा है। सहयोगी आशु के साथ तुल शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।